हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बबली एक्सप्लेन्स। तो आज का ड्रामा गाइस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, बहुत ही अच्छा ड्रामा आया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जोसन डायनेस्टी ने पूरे 600 सालों तक कोरिया पर राज किया था। वक्त के साथ कई राजा आए और गए और धीरे धीरे जो तानाशाही वाली मोनार्की थी वो खत्म होती चली गई। अब प्रेजेंट टाइम में रॉयल फैमिली पूरी तरह से कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करती है। इसके बाद हमें रॉयल एकेडमी नाम के एक बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल को दिखाया जाता है। साल 2009 के स्प्रिंग एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है और हर कोई अपनी रैंक देखने आया है। यहीं हमारी मुलाकात रनसोंग नाम के एक लड़के से होती है जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। जब वो अपनी क्लास का रैंकिंग बोर्ड चेक करता है तो देखता है कि सोंग हीजू नाम की एक लड़की फर्स्ट आई है और वो खुद सेकंड आया है, जिससे उसे बहुत चिढ़ मचती है। इस स्कूल का सिस्टम भी बड़ा अलग है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल हाउसेज होते हैं, यहाँ दो खास हाउसेज के बारे में बताया गया है। एक है जोंगयंग हाउस, जिसमें रॉयल और नोबल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरा है जुज्जाक हाउस, जिसमें नॉर्मल लोगों से लेकर बिजनेसमैन तक के बच्चे आते हैं। तभी वहां कहानी की फीमेल लीड यानी सोंग हीजू की एंट्री होती है, जो रैंक बोर्ड देखकर मनसोक से कहती है कि तूने तो कहा था कि तू मुझे इस बार हराएगा, पर तू हर बार की तरह फिर से हार गया। मिनसोक कहता है कि क्या तू मुझसे डर गई थी कि कहीं मैं तुझे हरा न दूं, इसीलिए तूने इतनी मेहनत करी। हीजू हंसते हुए कहती है कि मेहनत करने जितना क्या ही हार्ड था एग्जाम में, कहीं तुझे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगे। अब हार गया है तो हार मानना भी सीख ले और ज़्यादा जुबान मत चलाया कर, क्योंकि हर बार तेरी खुद की ही बेइज्जती होती है। इस पे मिज़गो उसे उसकी औकात याद दिलाता है कि तू हम जैसे नोबल फैमिली से नहीं है, इसीलिए अपनी हद में रह। जिस पे हीजू कहती है कि अबे नोबल के बच्चे मुंह संभाल वरना पिटेगा किसी दिन। फिर उसकी शर्ट ठीक करते हुए कहती है कि अगली बार से थोड़ा एफर्ट डाला कर भाई, हर बार तुझे इतनी आसानी से हराने में मज़ा नहीं आ रहा। तू तो नोबल मैन है ना, क्या हर बार हारने में तुझे मज़ा आता है? और पहले तो तू यूनिफॉर्म पहनना सीख ले, बड़ा आया नोबल मैन कहीं का, बोलकर चली जाती है। पर उसके बाद ही हम देखते हैं कि हीजू को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहां प्रिंसिपल पहले हीजू की तारीफ तो करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो पता होगा ना कि राजा साहब ने ये स्कूल क्यों बनवाया था। हीजू कहती है कि हाँ, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसकी बात बीच में ही काटते हुए प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ वो तो था ही, पर हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। ये बोलकर वो अपने पास रखा एक एंटिक कप जैसा कुछ उठाकर हीजू से पूछते हैं कि पता है ये किसने इन्वेंट किया था। किंग सेजोंग के ज़माने के जंग यंगशिल ने। भले ही वो एक वैश्या का बेटा था, पर वो ब्रिलियंट था। ये बोलकर प्रिंसिपल वो कप हीजू को गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं, पर असल में प्रिंसिपल हीजू को ताना मार रहे थे, या कह सकते हैं उसे उसकी जगह दिखा रहे थे, जिसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। तो हीजू उस कप को लेकर काफ़ी गुस्से में बाहर आती है और उसे फेंक के चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हीजू कासल ब्यूटी नाम की कंपनी की सीईओ है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहां वो सभी पे गुस्सा करती है क्योंकि उनका सेल्स कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम हो गया था। एक डायरेक्टर कहता है कि पर हम अब भी इंडस्ट्रियल लीडर हैं और प्रेफरेंस रैंकिंग में नंबर 1 हैं। वहीं हमारे राइवल कंपनी ने चीप तरीके यूज़ किए, लॉन्च इवेंट के नाम पे 50% ऑफ कर दिया और एक फेमस सेलिब्रिटी के साथ ऐड बना के इनऑर्गेनिक तरीके से वायरल किया। हीजू कहती है कि फिर भी हम सेल्स में उनसे हार तो गए ना, अब हमें उन्हें उनके ही तरीके से हराना होगा। उस सेलिब्रिटी ने हमारा ऑफर मना किया ना, तो उसकी कुंडली निकालो, कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा। फिर उसका क्या करना है वो तो तुम सबको पता ही है। फिर वो उनके प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम को हाफ करने कहती है, ताकि सोल्ड आउट होने के डर से लोग फोमो में आकर खरीदने लगे और उनकी सेल्स बढ़े। डायरेक्टर कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को 50% कम कर दें तब तो हमें काफ़ी लॉस होगा। हीजू कहती है कि पैसे मेरे हैं तो उनके साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग बस अपना काम करिए। तभी हीजू की सेक्रेटरी हेजुंग आती है कि आज उसे रॉयल किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना है और टाइमली पहुंचने के लिए उन्हें अभी निकलना पड़ेगा। हीजू कहती है कि क्योंकि आज मैं पैलेस जा रही हूं तो मैं हमारी कंपनी के लिए वहां एक क्रेजी बस क्रिएट करने वाली हूं, तो तुम सब उसके लिए तैयार रहना। डायरेक्टर्स पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा। हीजू कहती है कि आर्टिकल्स लिखो, वीडियोस वायरल कराओ, रील्स पे, इंस्टा पे, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह बस कासल ब्यूटी और मेरा ही नाम छा जाना चाहिए। ऐसे आर्टिकल्स लिखना जैसे कासल ग्रुप के वारिस को राजा साहब ने अपने बर्थडे बैंकेट में बुलाया है, ऐसी ही तड़कते भड़कते हेडलाइंस छापते जाना। ये बोलकर वो पैलेस के लिए निकलती है। हेजोंग पूछती है कि क्या आप सच में कासल ग्रुप को इनहेरिट करने वाली हो। हीजू कहती है कि नहीं, पर बोलने में क्या जाता है, शायद सच हो भी सकता है, और ऐसे रूमर्स फैलाना ही तो पीआर का काम होता है ना, तो इन आर्टिकल्स का तुम ध्यान रखना। देन हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस यान के महल को, जहां वो अभी अभी हंटिंग से वापस आया है और फ्रेश हो रहा था। बाहर कोर्ट लेडीज उसका वेट कर रही थीं। तभी उसका सेक्रेटरी हयान आता है
और कोर्ट लेडीज से कहता है कि वो ग्रैंड प्रिंस को लेकर आ जाएगा। तो हयान आकर पूछता है कि क्या आपने राजा साहब के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट ले लिया। ईयान उसकी ओर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि सुबह से तो मैं बस खून ही देख रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, इसीलिए अब बस मुझे थोड़ा आराम करना है। हयान कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राजा साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो जाना ही होगा, और आज के दिन तो आपको हंटिंग में भी नहीं जाना चाहिए था। अब तक तो आपको पैलेस में पहुंच जाना चाहिए था, और आप तैयार भी नहीं हुए, इसलिए प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए। इधर हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहां सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स और एलीट लोग ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेसेस में आ रहे थे। वहीं अपनी रेड सुपर कार में एंट्री मारती है हीजू, जहां उसने सबसे अलग ड्रेस पहना था, जिसे देख सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि यहां सबको फॉर्मल ड्रेस में आना था। अब हीजू आते ही फुल सेलिब्रिटी की तरह पोज देने लगती है, जिसके साथ ही उसके वीडियोस और फोटोज वायरल होने लगते हैं, क्योंकि वहां वो सबसे अलग थी। रिपोर्टर्स बात करने लगते हैं कि हीजू सच में रेड ड्रेस में आ गई, जिसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि पैलेस में राजा के अलावा कोई भी रेड ड्रेस नहीं पहनता, इसीलिए वो आए हुए सारे गेस्ट में से सबसे यूनिक दिखती है। और वहीं उसकी टीम फुल पीआर चलाने में लगी थी, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे और हर जगह वो ट्रेंड कर रही थी, जिससे उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट होते जा रहे थे। अंदर सारे गेस्ट एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, वहीं हीजू अकेले ड्रिंक कर रही थी। ठीक उसी के पीछे 3 औरतें उसी के बारे में गॉसिप कर रही थीं कि ये वही लड़की है ना, कासल ग्रुप की दूसरी बेटी। दूसरी औरत कहती है कि बढ़िया है कासल ग्रुप की बेटी, ये चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज बेटी है, जिसके बारे में 10 साल तक किसी को पता ही नहीं था। फिर इसकी माँ, जो चेयरमैन सॉन्ग की मिस्ट्रेस थी, उसने इसे चेयरमैन के पास छोड़ दिया, इसीलिए ये कोई खानदानी लड़की नहीं है, और इसके ड्रेसिंग सेंस से समझ आ ही रहा है, एक नाजायज लड़की से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना ड्रिंक खत्म करके ग्लास तोड़ के पीछे मुड़कर उन्हें चेयर्स कहती है, जिसे देख वो तीनों भाग जाती हैं। तभी हीजू का हाफ ब्रदर तेजू उसे चिढ़ाने आता है, क्योंकि हीजू की कंपनी की सेल्स डाउन हुई थी। हीजू कहती है कि तू अपनी कंपनी की फिक्र कर और सामने से हट। तेजू कहता है कि अपने बड़े भाई की थोड़ी रेस्पेक्ट किया कर, लोग सही कहते हैं कि तुझमें तमीज़ नहीं है। हीजू कहती है कि अगला आदमी इज्जतदार होना भी तो चाहिए, और जहां तक रही कंपनी की सेल्स की बात, मुझे तुम्हारी तरह चीप हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। खुद का लॉस करके सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी आज भी प्रेफरेंस सर्वे में टॉप है, जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते। तेजू कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपा सकती, भले ही सीईओ बन गई हो, पर रहोगी तो नाजायज ही। हीजू कहती है कि कुत्तों की तरह बकबक करते हो, टाई की जगह कल से पट्टा पहन के निकला करो, सूट करेगा तुम पे, ये बोल के उसकी टाई टाइट कर देती है। तभी कोर्ट लेडी सभी को अंदर बुलाने आती है। अंदर सभी लोग टेबल पे खाने के लिए बैठते हैं। सामने बैठे थे राजा, जो कि एक 8 साल का बच्चा था, जिसके बगल में उसकी माँ यानी रानी माँ थी, और राजा के लेफ्ट साइड का तख्त खाली था, जो जगह थी हमारे मेन लीड यानी ग्रैंड प्रिंस ईयान की, जो कि एक्टिंग किंग है क्योंकि राजा माइनर है। तो ईयान ही लिटिल किंग का चाचा है, और रानी माँ ईयान की भाभी हैं। यहाँ सभी ईयान के आने का वेट कर रहे थे, और कुछ ही देर में ईयान वहाँ पहुँच जाता है। ईयान अपने हंटिंग वाले कपड़ों में ग्रैंड एंट्री मारता है, जिसे देखकर क्वीन मदर का फेस गुस्से वाला हो जाता है। ईयान राजा के सामने आता है तो लिटिल किंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब उसे हंटिंग वाले कपड़ों में देखकर काफी लोग बातें कर रहे थे कि वो राजा के बर्थडे में ऐसे क्यों आया है। क्वीन मदर भी यही पूछती हैं, तो ईयान कहता है कि ये मुझे राजा जी ने ही गिफ्ट किया था, क्या आपको पसंद नहीं आया? राजा कहता है कि चाचू आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्वीन मदर कहती हैं कि फिर भी इवेंट के मुताबिक ड्रेस चूज करनी चाहिए थी, और वैसे भी हंटिंग का सीजन चला गया। ईयान कहता है कि हंटिंग का कोई एक सीजन नहीं होता, आप मुझे बाद में लेक्चर दे सकती हैं, फिलहाल मुझे बैठना चाहिए ताकि मेहमान भी बैठ सकें। वहीं हीजू भी ईयान को ही देख रही थी। सब खाना शुरू करते हैं और बाहर सेलिब्रेशन चालू होती है। फिर प्राइम मिनिस्टर मिन हीजू के पास आते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों पहले से जानते हैं। हीजू उसे पिंक कपड़ों में देख थोड़ा टीज करती है, तो मिन कहता है कि अब मैं रॉयल कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। फिर वो हीजू की तारीफ करता है कि उसके लीडरशिप में कंपनी ग्रो कर रही है, और पूछता है कि ये ड्रेस तुमने जानबूझकर पहनी है ना, क्योंकि पैलेस में रेड अलाउड नहीं है। हीजू कहती है कि उससे मुझे क्या, मैं कोई लॉ तो नहीं तोड़ रही। मिन कहता है कि थोड़ा संभल के रहना, वरना कंट्रोवर्सी हो सकती है। तभी ईयान का सेक्रेटरी मिन को बुलाने आता है, और मिन ईयान के पास पहुंचता है और पूछता है कि आप अकेले बिना बताए क्यों चले जाते हैं। ईयान कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें डर है कोई मुझे मार डालेगा? मिन कहता है कि नहीं, मुझे आपके सेक्रेटरी हयान की फिक्र है, जो आपकी फिक्र में किसी दिन मरेगा। ईयान अचानक पूछता है कि तुम शादी कब कर रहे हो? मिन हैरान होता है कि ये बात कहाँ से आई। ईयान कहता है कि भाभी हर रोज मेरे लिए रिश्ते भेज रही हैं,
इसलिए लगता है जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है और प्राइम मिनिस्टर मिन तुम पे जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि राजा साहब अभी छोटे हैं। मेरी शादी होते ही मुझे पैलेस छोड़ना पड़ेगा और मैं बाहर से काम नहीं संभाल सकता, इसलिए चैरिटी इवेंट्स, इंटरनेशनल डेलीगेशंस और मिलिट्री सेरेमनीज सब तुम्हें संभालनी पड़ेंगी। मिन कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। इयान कहता है कि फिर भाभी को रोको, अपना वेटो पावर यूज करो क्योंकि रॉयल मैरिज के लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। इधर हीजू नेटवर्क ढूंढते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे आ जाती है क्योंकि पैलेस के पास नेटवर्क कट ऑफ कर दिए गए थे। तभी इयान वहां आता है और पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई। हीजू ग्रीट करती है, इयान नाम पूछता है। हीजू माफी मांगते हुए कहती है कि रास्ता भूल गई थी। इयान फिर नाम और रिश्ता पूछता है। हीजू अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है पैलेस से। इयान उसके करीब आकर कहता है कि यहाँ किसी का आना मना है, तो तुमने हिम्मत कैसे की। हीजू घबरा जाती है तो इयान कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ आई थी। हीजू खुश होकर पूछती है सच में। इयान करीब आकर कहता है कि इतना तो अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। वो काउंटडाउन शुरू करता है, पर जैसे ही 3 गिनता है पैलेस की तरफ से एक ब्लास्ट की आवाज आती है। इयान हीजू को संभाल के जाने के लिए कहकर पैलेस की ओर भागता है। अंदर सब इधर उधर भाग रहे थे। इयान को 3 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है जब ऐसे ही फायर इंसिडेंट में उसका बड़ा भाई मारा गया था। वो घबरा जाता है और लिटिल किंग को ढूंढने जाने वाला था कि तभी मिन वहां पहुंचता है। पीछे से क्वीन मदर आकर इयान को थप्पड़ मार देती हैं, जिसे देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्वीन मदर कहती हैं कि क्या तुम अब एक और राजा की जान लेना चाहते हो। तभी पीछे से लिटिल किंग अपनी माँ को बुलाता है और क्वीन मदर उसके पास चली जाती हैं। पर ये रॉयल फैमिली डायनेमिक देखकर हीजू हैरान रह जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। तो दैट्स इट गाइस, ये था परफेक्ट क्राउन का पार्ट 1। और मुझे तो क्वीन मदर का वो थप्पड़ वाला सीन ना सबसे ज़्यादा ऐसे शॉक करने वाला लगा। आपको क्या लगता है इयान और हीजू की ये स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर बताना कि आपको ये सब कैसा लग रहा है उनका पार्ट 1। और मुझे तो क्वीन मदर का वो थप्पड़ वाला सीन ना सबसे ज़्यादा ऐसे शॉक करने वाला लगा। आपको क्या लगता है इयान और हीजू की ये स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर बताना कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। ओके, बाय बाय।